मैं दिशा अकादमी में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका जो हेडिंग है वो है मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका। भारत की जो स्वतंत्रता हुई उस स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही है, हम इस वीडियो में उस टॉपिक पे बात करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी दोस्तों। पहले पार्ट में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में कुछ टॉपिक कवर करेंगे, और 2 वीडियो के बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ मैं तीसरी वीडियो लेके आऊँगा, जो 1 लाइनर फैक्ट रहेंगे, जिसके थ्रू आपके प्री और मेंस का डेटा भी बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। इस डेटा, ये जो हेडिंग है यहाँ पर मध्य प्रदेश के में जो भूमिका मध्य प्रदेश की रही है स्वतंत्रता आंदोलन में, तो ये आप देखेंगे अगर, तो ये आपके प्री और मेंस दोनों का कॉमन टॉपिक है। तो जो एक समझदार एस्पायरेंट होगा ना, वो हमेशा पहले कॉमन टॉपिक्स को कवर करेगा ताकि उसका समय बचे, क्योंकि ये जो खेल है ये सिर्फ प्री का नहीं है, प्री और मेंस आपको दोनों निकालना पड़ता है, ठीक है। तो फिर जो कॉमन टॉपिक है हमें पहले उनको देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, ठीक है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जो आंदोलन हुए उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो खिलाफत आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे, झंडा सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे, चरण पादुका नरसंहार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, और भारत छोड़ो आंदोलन। ये 5 चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब आप यहाँ देखिए, जो बढ़ चढ़कर लिखा हुआ है तो इसके बीच में ये हाइफन मैंने लगाया हुआ है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी माध्यम के छात्रों को इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी कॉपी चेक करने के लिए वहाँ जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो डॉक्टरेट होते हैं, पीएचडी होल्डर्स होते हैं। तो वो ये छोटी छोटी सी चीज़ों से ना आपकी आंसर राइटिंग का इंप्रेशन खराब हो जाता है। सुंदर लिखना ही सब कुछ नहीं होता। देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ, मेरी राइटिंग कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, ठीक है। आपका उत्तर लेखन इस तरीके का होना चाहिए कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको चीज़ें समझ में आएगी कि लिखा क्या हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बात करते हैं 1906 से। अब 1906 में क्या हुआ, राजनीतिक क्रियाकलापों की शुरुआत हो चुकी थी। जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे, जो एक्टिविटीज़ थी, वो चालू हो चुकी थी। कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में हुआ, ठीक है। तो कांग्रेस का जो पहला प्रांतीय अधिवेशन था मध्य प्रदेश में, वो कहाँ हुआ था, वो जबलपुर में हुआ था। 1906 की बात हो रही है ये। तो ये 2 चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके नेतृत्व करता थे जो वो अधिवेशन वहाँ पर हुआ, तो जो मेन व्यक्तित्व थे उसमें वो पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र और हरि सिंह गौड़। तो ये जो गौड़ लिखा हुआ है ना सर, इस पे फोकस कीजिए आप। ये हरि सिंह गौर नहीं है, सागर यूनिवर्सिटी वाले हरि सिंह गौर जी नहीं है, ये हरि सिंह गौड़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं 1907 की, क्योंकि क्रियाकलाप शुरू हो गए थे, अब दिन निकलते जा रहे थे। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन होता है। अब दल का गठन हो जाता है क्योंकि कोई भी जो प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं, कुछ भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो उस क्रियाकलाप को पूरी प्लानिंग के साथ अगर वो होगा तो ही वो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक दल का गठन किया गया 1907 में। 1915 ये ऐसे ही चलती रही सारी चीज़ें। अब 1915 में क्या हुआ, 1915 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अब आप बोलेंगे होम रूल लीग की स्थापना तो भाई एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जी, वो कहना भी सही है। एक्चुअल में क्या हुआ था, 1915 में होम रूल लीग की स्थापना हुई जबलपुर में। प्रारंभ यही हुआ था, पर क्या हुआ था, इन चीज़ को ना, जो यहाँ पर जो चीज़ें हुई उसको इतना बल नहीं मिल पाया था, तो ये चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ, जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखी, तो फिर उन्होंने क्या करा कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने यहाँ पर, देखिए, बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी। अब मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूँ कि कैसे आप होम रूल लीग को याद कर सकते हैं। तो ट्रिक ये है कि देखिए, यहाँ पर है घर, ठीक है। घर के नियम क्या होते हैं, आपको डेली नहाना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी। जो सभ्य लोग हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। पूजा करेंगे तो पूजा करते हैं तो हम तिलक लगाते हैं, ठीक है। और पूजा करते हैं, जब हम नहाते हैं तो हम सेंट भी लगाते हैं, ताकि भाई भगवान के पास जा रहे हैं तो दुर्गंध ना आए, जो भी चीज़ें हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि सेंट से आपको समझ में आ जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। और तिलक से बात आ जाएगी यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की। तो होम के रूल क्या है, सेंट लगाना है और डेली पूजा करनी है। डेली पूजा आप करेंगे तो तिलक आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन, जिसे हम असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं, बात होगी यहाँ 1919 और 1920 के टाइम ड्यूरेशन में ये चीज़ें चालू हुई थी।
अब जब 1916 से जो क्रियाकलाप तो चालू हो गए थे भाई 1906 से, अब 1916 में एक आंदोलन शुरू हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, जो कि कहाँ से शुरू हुआ था, आपके सिवनी से, ठीक है, 1916 सिवनी। अब ये आंदोलन शुरू हुआ, तो ये आंदोलन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर इसी आंदोलन ने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो रहा था गांधी जी का हमारा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये जो आंदोलन चलता रहा, तो इस आंदोलन ने ही रूप ले लिया खिलाफत आंदोलन का, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का रूप लिया। और जिसमें यहाँ से नेतृत्व करता जो इसके थे वो थे प्रभाकर ढूंढीराज जाटव और अब्दुल जफ्फार खान। ये ठीक से दोस्तों ये आ नहीं पाया है इमेज में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये है प्रभाकर ढूंढीराज जाटव और अब्दुल जफ्फार खान, ठीक है। तो ये दो लोग यहाँ पे नेतृत्व करता थे। अब जो आपका इम्पोर्टेंट है खिलाफत मूवमेंट, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से जुड़ी हुई घटना है चौरी चौरा कांड की, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट बंद ही इसलिए हुआ था क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई थी। आपको याद होगा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, पुलिस के सैनिक उसमें मर गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट घटना है, चौरी चौरा कांड इंपॉर्टेंट घटना है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है आपका खिलाफत आंदोलन। और दूसरी बात, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने ये मूवमेंट बंद कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, कहीं ना कहीं उसी समय नरम दल और गरम दल जैसी चीज़ें होना शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आ गए थे जो गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा का समर्थन नहीं करते थे। जिसमें सबसे बड़ा नाम, अगर आपने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी हो, तो जो भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी उस टाइम पर बहुत छोटे थे, लेकिन वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। और जब वो आंदोलन वापस ले लिया गया था तो वो उससे बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे जो वीडियोस आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अब हम बात करेंगे झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह जो मूवमेंट है ना, झंडा सत्याग्रह, ये मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो इसको आप ज़रूर इसको अभी ध्यान से देखिए, और हो सके तो उसके नोट्स भी बना लीजिए, कैसे क्वेश्चंस, क्या फ्रेमिंग होती है इसमें। देखिए जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये मैंने फ्रेम किया हुआ है आप लोगों के लिए कि जबलपुर से प्रारंभ झंडा सत्याग्रह ने अखिल भारतीय महत्व कैसे प्राप्त किया। तो अब मैं इसको बताऊंगा आपको कि कैसे प्राप्त किया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि मार्च 1923 ईस्वी की घटना है। असहयोग आंदोलन की तैयारी जब वहाँ पर सारी चीज़ें चल रही थी, उसके परिप्रेक्ष्य में जबलपुर का दौरा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? हकीम अजमल खान। तो ये आपको ध्यान रखना है नाम, हकीम अजमल खान साहब यहाँ पर जबलपुर के दौरे पर थे। तो उनके स्वागत में जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने टाउन हॉल पर, ठीक है, टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया था। अब टाउन हॉल पे तिरंगा फहराया, अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये बात हो रही है किसकी? हमारे झंडा सत्याग्रह की। तो यहाँ से देखिए मैंने शॉर्ट में सिनॉप्सिस टाइप में मैं फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के बेसिस पे ही मैं अपने छोटा, देखिए मैं लिखूंगा तो बहुत सारा उसमें हो जाएगा, तो आपको सिर्फ समझाने के बेसिस पे मैंने ये शॉर्ट चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं ताकि आपको एक स्टोरी के बेसिस पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो 1923 हकीम अजमल खान कहाँ थे? जबलपुर के दौरे पर। उनके स्वागत में टाउन हॉल जबलपुर में झंडा फहराया जाता है। जबलपुर और टाउन हॉल आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जबलपुर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो जबलपुर को अच्छे से पढ़िए। फिर वहाँ पर क्या हुआ, जब झंडा फहरा दिया गया, अब कहीं ना कहीं हम तो गुलाम थे, तो भाई ये चीज़ देखी जो जब वहाँ के अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर ने, तो उन्होंने उस झंडे को उतार दिया। अब क्या होता है कि भारतीय हम जो लोग हैं ना, हम बहुत जज्बाती टाइप के होते हैं। हमें ये प्रॉब्लम नहीं थी कि झंडा वहाँ पर उन्होंने उतार दिया, झंडे को उतारने से दिक्कत नहीं थी, उस झंडे को वहाँ पर उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, जिसने कहीं ना कहीं भारतीयों के दिलों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई। और इससे बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए, जुलूस निकाले जाने लगे, विरोध प्रदर्शन जुलूस के द्वारा। अब जो विरोध प्रदर्शन निकाले गए उसमें जो मेन जो लोग थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, सुभद्रा कुमारी चौहान। इस नाम से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, मतलब आप जानते होंगे कौन है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर नहीं है तो इनके बारे में गूगल कर सकते हैं, आप पढ़िए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। मेरे हिसाब से आपको इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तीसरे लक्ष्मण सिंह चौहान जी, नरहरि अग्रवाल, नाथूराम मोदी। तो भाई मोदी जी तो चल ही रहे हैं अभी, और नाथूराम गोडसे से आप बीजेपी के वो हैं, तो वो लोग उन्हें क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं। तो इस चक्कर में क्या है कि आप नाथूराम मोदी ये नाम तो याद रख ही सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको चीज़ें कैसे याद रह जाएंगी, बस मेरा फोकस उसी पे है। ज़रूरी नहीं है आपको पांचों नाम याद रह जाएं। आपको देखिए नाथूराम मोदी इस ट्रिक से आपको याद हो ही गए होंगे, ठीक है।
आपको सुभद्रा कुमारी चौहान ये नाम भूलने वाला है ही नहीं। और पंडित सुंदरलाल शुक्ल, सॉरी मैंने रविशंकर शुक्ल बोल दिया था शायद बीच में, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सुंदरलाल शुक्ल जी का भी नाम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एट द एंड क्या हुआ था कि 6 मास का जो कारावास हुआ था वो इन्हीं को हुआ था। पंडित जो सुंदरलाल शुक्ल थे इनको हुआ था, ठीक है। इनको पकड़ लिया जाता है और फिर क्या होता है, इनको 6 महीने के लिए कारावास में डाल दिया जाता है। अब जब ये मूवमेंट इतना बड़ा हुआ ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के पास भी गई, तो फिर कांग्रेस ने इसके महत्व को समझा और नागपुर में अखिल भारतीय स्तर पर इसको शुरू करने का उन्होंने एक प्रयत्न किया, जिसके नेतृत्वकर्ता नागपुर में जो थे वो थे जमनालाल बजाज जी। जमनालाल बजाज जी नेतृत्वकर्ता थे इसके। कहाँ पर? नागपुर में। अब क्या हुआ, जब नागपुर में भी डिसाइड हुआ ना, तो फिर ना नागपुर में तो चला ही, साथ में जबलपुर में ये वापस से शुरू हो गया। वापस से शुरू हुआ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी ना, उस टाइम पर यहाँ पर सरोजनी नायडू और अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम की आज़ाद जी की उपस्थिति में ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या था, फिर यहाँ पर नेतृत्वकर्ता तो कोई ना कोई चाहिए। कोई भी मूवमेंट का नेतृत्वकर्ता नहीं होगा तो बिना नेतृत्वकर्ता के कोई भी मूवमेंट कैसे चलेगा। तो इस बार नेतृत्वकर्ता 3 लोग थे, कुंजीलाल, कंछेदीलाल, बंसीलाल और काशी प्रसाद। ये 3 लोग यहाँ पर थे। तो भैया क्या होता है, फिर से झंडा तो वो फहरा देते हैं और फिर क्या होता है, इनको 3-3 माह की जेल हो जाती है और नागपुर में भी प्रॉपर झंडा फहरा दिया जाता है। अब क्या होता है, जब ये प्रॉपर ये मूवमेंट जो रहता है ना, ये कांग्रेस का सफल मूवमेंट होता है, सफल मूवमेंट हो जाता है, तो फिर कांग्रेस क्या करता है, कांग्रेस अखिल भारतीय कार्य समिति जो होती है वो 9 जुलाई 1923 को झंडा सत्याग्रह का अनुमोदन कर देती है और ये अखिल भारतीय स्तर पर चला जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो मूवमेंट्स हुए हैं ना दोस्तों, वो अखिल भारतीय स्तर पर हुए, इसलिए ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चंस को अब लाइमलाइट में, इस टॉपिक को लाइमलाइट में लाया भी जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी एक बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के हम निवासी होने के एक नाते हमें ये सारी चीज़ें हमारे मध्य प्रदेश के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे सहयोग किया, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को फॉलो और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, मेरा आपसे अनुरोध है। आई होप कि ये मेरा पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद जो यहाँ पर जो हमारी बात चल रही थी, ये देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चरण पादुका नरसंहार और भारत छोड़ो आंदोलन, तो इससे रिलेटेड भी बातें मैं अगले वीडियो में करने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ मैं तीसरा वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।